वॉल्यूम निकालें। So we'll restart. We have just a few slides remaining. तो स्टेप केयर मॉडल में स्टेप 1 ये था कि आप प्राइमरी लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स है वो ओसीडी के पेशेंट्स को रिकॉग्नाइज कर लें। स्टेप 2 में टर्शरी ओपीडीज में डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में जो ओसीडी के पेशेंट्स आते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करके असेस किया जाता है और स्टेप 3 उनकी इनिशियल मैनेजमेंट की जाती है। तो उन्हें ऑफर करते हैं कि वो ब्रीफ सीबीटी लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल या कंबाइंड ग्रुप थेरेपी। ग्रुप सीबीटी में बहुत सारे क्लाइंट्स को एक साथ बिठाकर थेरेपी दी जाती है और साथ ही सेल्फ हेल्प मटेरियल्स उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो एसएसआरआई स्टार्ट करते हैं या कंबाइंड ट्रीटमेंट। कंबाइंड ट्रीटमेंट का मतलब होगा एसएसआरआई विद सीबीटी, ये ऑफर करते हैं अगर ज़रूरत हो। अगर पेशेंट इस पर रिस्पॉन्ड ना करे या उसमें कोई और कोमॉर्बिडिटी हो तो हम स्टेप 4 की तरफ जाते हैं। स्टेप 4 में अगेन हम पेशेंट को असेस करके उसके ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। पेशेंट हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड टू सीबीटी एंड एसएसआरआई, तो अब हम किसी और एसएसआरआई की तरफ उसे स्विच कर सकते हैं या उसे क्लोमिप्रामीन पर शिफ्ट कर सकते हैं। और स्टेप 5 ये है कि अगर पेशेंट इज स्टिल नॉट रिस्पॉन्डिंग और उसमें स्वेयर एक इम्पेयरमेंट, फंक्शनल इम्पेयरमेंट प्रोड्यूस हुआ है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट केस है या रिलैप्स हुआ है, तब हम ऑगमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑगमेंटेशन मींस किसी और ग्रुप का मेडिसिन ऐड करना। कॉम्बिनेशन और ऑगमेंटेशन में एक डिफरेंस आप ये कंसिडर कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में मोस्टली हम सेम ग्रुप के 2 मेडिसिन ऐड करते हैं। ऑगमेंटेशन में हम एक ग्रुप के मेडिसिन के साथ कोई और ग्रुप का मेडिसिन ऐड करते हैं, लाइक एसएसआरआईज के साथ एंटी साइकोटिक ऐड करना, ये ऑगमेंटेशन हो गई। अगर फर्दर आप समझते हैं इस केस में कि पेशेंट बेनिफिट शो नहीं कर रहा, रिलीफ शो नहीं कर रहा, तो आप उसे एडमिट कर सकते हैं, कैन ऑफर एडमिशन। लास्ट स्टेप ये है, अगर पेशेंट की लाइफ को रिस्क हो, उसके ऑब्सेशंस इतने ज्यादा हो कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया हो, कंपल्जन इतने स्वेयर हो, अगेन उसकी लाइफ को रिस्क हो या डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो चुकी हो, तो आप एडमिशन के साथ साथ स्पेशल लिविंग अरेंजमेंट्स का सोचते हैं। एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अरेंज करते हैं और स्पेशल लिविंग कंडीशंस में पेशेंट को रखते हैं जहाँ पर लीस्ट लाइकली वो ऑब्सेशंस की तरफ या कंपल्शंस की तरफ एक्सपोज्ड हो। स्टेप्स में दोबारा रिपीट करता हूँ हेडिंग वाइज। स्टेप 1 ये था कि आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, प्राइमरी लेवल पर पेशेंट्स रिकॉग्नाइज करते हैं। स्टेप 2 टर्शरी लेवल पर डिफरेंट ओपीडीज में पेशेंट्स असेस करते हैं और ओसीडी। स्टेप 3 ये है कि आप इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, व्हिच कैन बी सीबीटी विद एसएसआरआई और विदाउट एसएसआरआई। स्टेप 4 में अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो या कोमॉर्बिडिटी हो तो आप कंबाइंड ट्रीटमेंट का सोच सकते हैं या पेशेंट को क्लोमिप्रामीन पर शिफ्ट कर सकते हैं। स्टेप 5 में आप ऑगमेंटेशन का सोच सकते हैं अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो और स्वेयर ग्रॉस इम्पेयरमेंट प्रोड्यूस हुई हो, और एडमिशन ऑफर कर सकते हैं। और स्टेप 6 अगर पेशेंट की लाइफ को रिस्क हो, आप एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ एक स्पेशल लिविंग कंडीशन में पेशेंट को रख सकते हैं। प्रोग्नोसिस ये भी एग्जाम्स में फॉर्मुलेशन का हिस्सा है, सवाल में भी आ सकता है। ऐसे क्यों में पूछते हैं कि व्हाट इज द गुड प्रोग्नोस्टिक पॉइंट, व्हाट इज द वर्स्ट या बैड प्रोग्नोस्टिक पॉइंट। तो जो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं in which patient is likely to respond to treatment. Number 1, the presence of a precipitating event. अगर पेशेंट में ओसीडी ना हो, किसी इवेंट की वजह से प्रेसिपिटेट हो, तब उसके अच्छे प्रोग्नोसिस के चांसेस है, he is likely to respond to medicines. Second, good social and occupational adjustment, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। थर्ड, एपिसोडिक सिम्टम्स, अगर पेशेंट में ओसीडी के सिम्टम्स कंटिन्यूस ना हो
एपिसोडिक हो, 3 मंथ्स तक पेशेंट कंप्लीटली सिम्टम फ्री हो, फिर एक एपिसोड आए, फिर कई मंथ्स तक सिम्टम फ्री हो, फिर एक एपिसोड आए, अगेन देयर आर चांसेस कि ही इज गोना रिस्पॉन्ड टू योर ट्रीटमेंट। जो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स है, नंबर 1 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जिन पेशेंट्स में कोई भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है और साथ ही ओसीडी के सिम्टम्स होते हैं, उनमें प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है। अगर ओसीडी चाइल्डहुड से स्टार्ट हुई हो, अगेन इसमें प्रोग्नोसिस पुअर होती है। मेल जेंडर इज अ पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। आई हैव ट्राइड टू सर्च कॉज, मुझे नहीं मिला, आप सर्च कर ले कि अगर कोई आपको पॉइंट मिले। इसी तरह से टिक रिलेटेड फॉर्म्स ऑफ ओसीडी, उनमें पेशेंट्स बहुत कम रिस्पॉन्ड करते हैं टू ट्रीटमेंट। इसमें पेशेंट्स के कंपल्जन्स टिक्स के फॉर्म में शो होते हैं। एंड फाइनल पॉइंट, अगर पेशेंट ने ऑब्सेशंस के साथ ओवर वैलिड आइडियाज डेवलप किए हों, अगेन उनमें प्रोग्नोसिस पुअर होती है। ओवर वैलिड आइडियाज किस तरह से? अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सफाई करता हो एज कंपल्सिव एक्ट, और साथ ही उसका बिलीफ ये हो कि क्लीनलीनेस में इसलिए करता हूँ कि क्लीनलीनेस इज मोरली अ गुड एक्ट, यानी उसने अपने एक्ट को एक्सेप्ट कर लिया हो, वो अपने इस एक्ट को जस्टिफाई भी करता हूँ, तब अगेन उसके प्रोग्नोसिस के पुअर होने के चांसेस ज़्यादा है। नॉर्मली ओसीडी के पेशेंट्स अपने एक्ट्स को जस्टिफाई नहीं करते, उनमें ये इंसाइट होती है कि यस, ये मैं ठीक नहीं कर रहा, बट आई एम कंपेल्ड बिकॉज ऑफ माई ऑब्सेशंस टू रिपीट दीज एक्ट्स। मगर अगर पेशेंट्स में ओवर वैलिड आइडियाज इस तरह से आए कि उसको जस्टिफाई करता हूँ कि मैं सफाई इसलिए करता हूँ कि सफाई करनी चाहिए, इसीलिए मैं 3 घंटे लगाता हूँ, तो अगर वो उसे जस्टिफाई करता हूँ तब प्रोग्नोसिस वुड बी वेरी पुअर। So the good prognostic points are presence of a precipitating event, good social occupational adjustment, episodic form of OCD, and the poor prognostic factors, presence of personality disorder, onset in childhood, male gender, tic-related forms of OCD, and overvalued ideas about OCD. अब टास्क को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यह लिखा है कि आप आपस में ऑब्सेशंस असेस कर ले, फिलहाल हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। क्वेश्चंस आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ कैंडिडेट्स या पार्टिसिपेंट्स हेजिटेशन शो करते हैं सवाल पूछने में, आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट भेज सकते हैं, आई विल बी रिस्पोंडिंग टू दैट क्वेश्चन इंशाल्लाह। जो हमने इनिशियली कुछ सिनारियोज डिस्कस किए थे, अब उसके की डिस्कस करते हैं। 3 हमने बीसीक्यूज डिस्कस किए थे और एक एसएक्यू। फर्स्ट बीसीक्यू ये था, वेलकम टू द सेम क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर पेशेंट ओसीडी का हो, while discussing this patient, the senior consultant asked residents about the exact neurological path that is most probably involved in causing this disorder. The correct explanation could be, उसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हमने डिस्कस किया था कि ये है corticostriatal thalamic loop. It is the neurological path involved in causing OCD. Second question, considering the above clinical scenario of OCD, if the patient is hypertensive and has been diagnosed with ischemic heart disease, and what is the most preferable medicine used? And we have discussed the correct option is E, sertraline. Considering condition of this patient with OCD, what can be the most effective psychotherapy applied? A cognitive therapy, dynamic psychotherapy, exposure and response prevention, thought stopping technique, and supportive psychotherapy. Since patient has presented with gross compulsive acts, therefore the best therapy would be C, ERP, exposure and response prevention. SAQ देखते हैं और इसकी डिस्कस करते हैं। What is your provisional diagnosis? First question. B, ये एक पास पेपर का क्वेश्चन मैंने पिक किया है, ठीक है, 2015 में ये आया है, पार्ट 2 के पेपर में, ये MCPS में या IMM में भी आ सकता है। B, mention any one psychometric scale to assess this condition. Only mention the name of scale. C,
Mention all the pharmacological options. Only pharmacological options must be named. D. Mention 2 psychological treatments that can be considered. And E. Enlist 2 physical treatments that may be considered if other steps fail. Now see key of this question. See, provisional diagnosis आपने लिखा simply obsessive compulsive disorder और साथ आप ये ऐड कर सकते हैं with predominant obsessions and compulsions या with mixed obsessions and compulsions sentence ऐड कर सकते हैं. साइकोमेट्रिक स्केल का पूछा कि कौन सा अप्लाई करते हैं हम ओसीडी में. आपने एक ही नाम याद रखना है, गेल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल. फार्माकोलॉजिकल ऑप्शंस SSRIs like fluoxetine, paroxetine, sertraline, and fluoxamine are effective in reducing obsessional symptoms. Among TCAs, clomipramine is a drug of choice, though there are more dropout cases with it, according to Oxford. इसकी टॉलरेंस थोड़ी कम है, इसीलिए इसमें पेशेंट्स के नॉन कंप्लायंस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. Third, in order to improve efficacy of SSRIs and antipsychotic, better tolerated is atypical one is added. साथ रेफरेंस लिखा है. Anxiolytic drugs, anxiolytics like benzodiazepines, these give short-term symptomatic relief but should not be prescribed for more than 3 weeks at a time. तो उन्होंने कहा था कि 2 psychological interventions बता दें. So the psychological interventions are counseling and psychoeducation of the patient and the family. CBT, the cognitive component is aimed at modifying the maladaptive cognitions and the behavioral component is carried through exposure and response prevention. The techniques used may be recording one's thoughts, thought stopping, desensitization, or flooding, etc. And dynamic psychotherapy. Physical interventions, if you name 2, DBS and neurosurgery. Further, जो मैं आज ग्रुप में शेयर करूंगा, ये स्लाइड्स में शेयर करूंगा इंशाल्लाह. जो क्वेश्चनियर हमने प्रैक्टिस किया था, डिस्कस किया था, वो मैं शेयर करूंगा उर्दू को क्वेश्चंस. एक ओसीडी के बारे में पेपर में शेयर करूंगा. और जो स्टॉप टेक्निक का मैंने कहा कि कुछ पॉइंट्स हैं वो वैसे शेयर कर लेता हूँ. और अब देखिए इस एक टॉपिक में हमने कौन से एरियाज कवर किए. ओसीडी के जितने पॉइंट्स ऑक्सफोर्ड में वो स्लाइड्स में आपको मिलेंगे. नंबर 2, जितने पॉइंट्स के प्लान एंड सेडॉक के वो आपको मिलेंगे. थर्ड, साइकोफार्मेकोलॉजीज की हमने कंप्लीट डिस्कस की. 4, इसके तमाम साइकोथेरेपीज हमने कंप्लीटली डिस्कस किए जितने भी डिफरेंट बुक्स में दिए हैं. 5, ICD-10 क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, उस बुक के सारे पॉइंट्स में डिस्कस किए. 6, ओसीडी से रिलेटेड जितनी फिनोमिनोलॉजी बनती है वो सारी हमने डिस्कस की. और एक पास्ट पेपर हमने इसका डिस्कस किया, एक क्वेश्चन डिस्कस किया. अब आपका टारगेट ये कि आपने इसी तरह एग्जाम्स की तैयारी करनी है. एग्जाम्स की तैयारी इसी तरह से आप हर वीक हम एक मेजर और एक माइनर एरिया कवर करेंगे. जो मेजर टॉपिक्स है लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी और स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिसोसिएशन वगैरह, ये हम ग्रुप ए में रख लेते हैं. जो माइनर टॉपिक्स है या सेकंड ग्रुप में रेयर एरियाज जो हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, चाइल्ड साइकियाट्री, ऑर्गेनिक साइकियाट्री, फोरेंसिक साइकियाट्री, साइकोथेरेपी, इसको हम ग्रुप बी में रखते हैं. तो हम इनको ऑल्टरनेट करते जाएंगे. अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा हम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स स्टार्ट कर लेते हैं, तो वापस ग्रुप ए की तरफ आएंगे. इस तरह से आपके दोनों एरियाज कवर होते जाएंगे. और आपने कोशिश ये करनी कि आप कोई क्लास मिस ना करें. आप जिस भी लेवल पर हो, इस टॉपिक्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं. आपके आईएम के एग्जाम में आ सकते हैं, एमडी के एग्जाम में, पार्ट 2 के एग्जाम में आ सकते हैं. आपकी तैयारी इसी तरह से होगी. आपने वीकली बस एक टॉपिक को टारगेट करना है, उसी को पढ़ते जाना है. ये ना सोचे कि हम एग्जाम डेज में पढ़ेंगे. डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, डोंट डिले. अभी आपने पढ़ना है और अभी आपने प्रैक्टिकली से अप्लाई करना है. जितना ये फ्रेश आप पढ़ेंगे उतना ही आपको बेहतर समझ में आएगा. और एक और मैंने अनाउंसमेंट की थी कि ये मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ सारे लेक्चर्स. आप रिकॉर्डेड फॉर्म में मुझसे ले सकते हैं यूएसबी में. और सैटरडेज को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा प्री आईएमएम कैंडिडेट्स के लिए. बाकी सारे उसे अटेंड कर सकते हैं. जो हम बेसिक साइकेट्रिक हिस्ट्री से स्टार्ट लेंगे,
फिनोमिनोलॉजी, बीए साइकोलॉजी के जो रेलेवेंट टॉपिक्स है वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह, स्पेशली साइकियाट्रिक हिस्ट्री एंड मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आज आप देख लें और कोशिश कर लें कि अगला टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही इनको कवर कर लें। सी यू ऑन थर्सडे इंशाल्लाह। टॉपिक होगा हमारा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में पैराफिलियाज। पैराफिलियाज जो टॉपिक है, बहरहाल आप पैराफिलियाज देख लीजिए, एबनॉर्मल ट्रेंड ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर। उसमें सबसे पहले हम साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री कैसे लेते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सी यू ऑन थर्सडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन होंगे है अगर आपके तो आप मुझे वॉइस मैसेज में या टेक्स्ट में भेज सकते हैं।